नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बिल्कुल अलग ही टॉपिक पर। वो है परचेज प्रॉपर्टी विद नो मनी हाउ। तो ये अचानक से मैं यूट्यूब पे ऐसे ही कुछ देख रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आ जाती है, परचेज प्रॉपर्टी विद नो मनी हाउ। तो वो पूरा एक्सप्लेन किया गया था। फिर मैंने उसी टाइप का कुछ और भी देखने की कोशिश किया तो और दो चार वीडियो निकल के मेरे सामने आ जाती हैं जिनमें ये समझाया जाता है कि आप बिना पैसे अपनी तरफ से लगाए हुए या आपके पास एक रुपया भी नहीं है या कोई भी पैसा नहीं है तो आप कैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा जागी कि ये पॉसिबल अगर है तो मुझे भी जानना चाहिए, मैं भी जान लेता हूँ। मैंने आज तक कोई प्रॉपर्टी इस तरह से नहीं ली तो आखिर मैं भी बहुत सारी प्रॉपर्टी ले लूँगा इस तरह से। तो जब मैंने उन वीडियो को देखा तब मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर एक रिव्यू वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोग इन वीडियो के बारे में या फिर ये सही है या गलत है इस बारे में आप समझ पाएँ और इन वीडियोस को देख करके कोई ऐसा कदम आप ना उठाएं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ और जिन लोगों की वीडियो देख करके मैं ये वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर्ड हुआ, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, ना ही मैं उनकी कोई बुराई करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रिव्यू कि आप बिना पैसे के प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं। तो जो मैंने इन वीडियोज़ में देखा या सुना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन वीडियोज़ में ये दिया गया है कि आप प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं बिना पैसे के। तो कई सारे एग्जाम्पल, किसी ने प्लॉट का एग्जाम्पल दिया, किसी ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दिया, तो किसी ने कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का एग्जाम्पल दिया है। मैं इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक ही बार में लेकर के चलूँगा ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो जाए। तो जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी को लेने जाते हैं तो इन जो वीडियोज़ के बारे में मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो उनमें ये बताया गया था कि आप लोन लें। कि मतलब अगर आपकी ये एग्जाम्पल दिया गया था कि मैंने खुद से कैसे ऐसे प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन्होंने 20 लाख की प्रॉपर्टी को रेट नेगोशिएट करके कम से कम करा के 15 लाख या 17 लाख, हम 15 लाख की एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 15 लाख का फाइनल हुआ कि 15 लाख की हम एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अब 15 लाख की प्रॉपर्टी के लिए हमने एक लोन के लिए प्रॉपर्टी के पेपर ले लिए और एग्रीमेंट टू सेल बना लिया और अपनी केवाईसी के सारे पेपर बैंकर को दिए और बैंकर से हमने लोन ले लिया। अब बैंकर ने जब उस प्रॉपर्टी को वैल्यूएट किया कि ये वैल्यू की इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आएगी, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है 20 लाख रुपए। 15 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, उसकी आपने कीमत तय कर ली सेलर के साथ में, वो 15 लाख की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं और इसकी वैल्यू एक्चुअल में मार्केट में है 20 लाख रुपए। अब बैंकर आपको 20 लाख रुपए का लोन दे देता है। अब 20 लाख रुपए का लोन आपने ले लिया और उस 20 लाख रुपए से 15 लाख रुपए आपने सेलर को दे दिए जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ये, और बाकी जो 5 लाख रुपए बचे उस 5 लाख रुपए से आपने उसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली और उसके बाद भी आपके पास 2-3 लाख रुपए बच गए। अब वो 2-3 लाख रुपए जो बच गए आपके पास में, उनसे और साथ में आपने जो प्रॉपर्टी कमर्शियल खरीदी थी उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया। उस 20 लाख की ईएमआई महज आपकी 10,000 रुपये पर मंथ आ रही है और उसके बाद जो रेंट आ रहा है उस पर आ रहा है वो 12,000 रुपये। तो 2,000 रुपये पर मंथ वो हो गए और 2-3 लाख रुपए जो बच गए आपके लोन अमाउंट में थे उन सबको मिला करके आपने कहीं इन्वेस्ट और कर दिया। इस तरह से आपकी एक और इनकम हो गई। तो इस टाइप से पॉसिबल है या नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले ऐसे एक आध एग्जांपल और भी हम देख लेते हैं। एक प्लॉट का भी एग्जांपल दिया गया था तो बस कुल मिलाकर के सब चीज़ें ऐसे दिखाने की कोशिश की कि आपने प्लॉट खरीदा, प्लॉट का सिर्फ टोकन अमाउंट दिया और प्लॉट आपने अपने नाम से एक तरह से रजिस्टर करा लिया बिल्डर की बुक्स में कि ठीक है, आपने 1,000, 10,000, 50,000 दे करके वो टोकन दे दिया और ये प्लॉट आपका हो गया। अब आप अपने ही सर्कल में बाकी लोगों को वहाँ पे प्लॉट बिकवाएंगे और साथ में एक कमीशन मिलेगा आपको और उस कमीशन के बेस पर आपका वो प्लॉट अपना हो जाएगा। मतलब ये कि आप प्लॉट खरीदेंगे तो सीधे सीधे भाषा में अगर मैं कहूँ कि आपको प्रॉपर्टी गए थे खरीदने के लिए विदाउट मनी और आपको बना दिया ब्रोकर, कि आप एक ब्रोकर का काम कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर्टी डीलर बन गए एक्चुअल में, ना कि आप प्रॉपर्टी के बायर बने।
और फिर उसके बाद यही कहानी चलती रही। तो अब मैं बात करता हूँ कि लोन अमाउंट की। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं 100% प्रॉपर्टी पे लोन ले लूँगा और उसकी जो ईएमआई जाएगी वो रेंटल इनकम से आपकी पूरी ईएमआई चली जाएगी, तो अब इसका मैं सही मायने में सही पक्ष बताता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो प्लॉट हो या कुछ भी हो, अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उस पर प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू हो या आप जितने की खरीद रहे हों, उसमें जो भी मिनिमम होता है बैंक कोशिश करता है वो देगा, उसका 80% देगा, और वो भी 100% तो आपको देगा ही नहीं। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल में क्या आ गया कि आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी मार्केट वैल्यू मार्केट में 1.25 करोड़ रुपए है, तो बैंक आपको 1.25 करोड़ रुपए लोन का नहीं दे देगा। ये आप 100% मान के चलिए। बैंक आपको जितने की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, एक्चुअल में 1 करोड़ की खरीद रहे हो, तो 1 करोड़ का 99 चांस बनता है, 99% की आपको 80% मिलेगा, या उससे ज़्यादा हुआ तो 90% तक लोन मिल सकता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपकी ईएमआई पे करने की सैलरी है, आपके पास इतनी वर्थ है, आपका सिविल स्कोर, ये सब चीज़ें ठीक है। तो मतलब ये कि आपको मिनिमम 10 to 20% अपनी पॉकेट से लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद में उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वैल्यू भी, जितने की रजिस्ट्री का खर्चा आएगा वो भी आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। अगर बैंक ने आपको 90% तक भी दे दिया तो, और अगर 80% दिया तो कुछ चांस बनता है कि ठीक है वो आपको रजिस्ट्री के लिए अलग से दे दे। ये तो हुई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात। अब हम बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की, या फिर हम करें प्रॉपर्टी की, प्लॉट्स की बात। कमर्शियल या प्लॉट्स, प्लॉट्स वो जो कि अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, सिर्फ वो प्लॉट की हम बात करेंगे। इन दोनों चीज़ों पे, कमर्शियल और प्लॉट्स पे, सिर्फ और सिर्फ 60% का लोन होता है। जैसे एक प्लॉट आप या कमर्शियल शॉप या ऑफिस खरीद रहे हैं तो उसकी सपोज वैल्यू आती है 1 करोड़ रुपए की, आपने खरीदी, बट उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से हो सकता है ज़्यादा हो, बट उसकी सर्कल वैल्यू और उन सब चीज़ों की जितने की आप कुल मिला के रजिस्ट्री, क्योंकि सर्कल वैल्यू भी अलग मायने रखती है कि सर्कल वैल्यू 1 करोड़ की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सर्कल वैल्यू उसकी 80 लाख रुपए की है। अब सामने वाला जो सेलर है वो आपको 80 लाख रुपए ही वाइट में ले रहा है, या फिर आपसे पूरा 1 करोड़ रुपए वाइट में ले रहा है। अगर सेलर 1 करोड़ रुपए आपसे वाइट में ले रहा है तो 1 करोड़ का 60% आपको लोन मिलेगा। और अगर सेलर कहता है नहीं 80 लाख रुपए इसकी सर्कल वैल्यू है, मैं इससे ज़्यादा आपका वाइट में अमाउंट नहीं ले सकता हूं, तो आपका बैंक 80 लाख का ही 60% लोन देगा प्लॉट और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर। मतलब ये कि आपको 40% प्लस में रजिस्ट्री का पैसा अपने पास से लगाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी झांसे दिए जा रहे हैं कि इस टाइप से आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ले लेंगे, इस टाइप का मैं सजेशन यही दूंगा कि किसी भी तरह का इस टाइप का आप रिस्क ना लें। और जब कभी भी ऐसा होता है, आपने करने की कोशिश करी और आपने कुछ ना कुछ तो पैसा देना ही पड़ता है डाउन पेमेंट में, कि आपने शुरुआत में कुछ पैसा दिया, तो कुछ नहीं होगा सिवाय आप उस पैसे को गंवा देने के। इसके बाद अगर किसी तरह से ले दे करके बैंक से आपने करवा भी लिया, कुछ भी उल्टा सीधा फ्रॉड करके पैसा ज़्यादा अलॉट और ले भी लिया, तो आपकी ईएमआई कहाँ से निकलेगी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उस ईएमआई को टाइमली पेमेंट करने का आपका पूरा बैकअप है कि नहीं है? इन केस अगर आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आप वो ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा? तो उस प्रॉपर्टी पे जो आपकी पेमेंट गई होगी, जो शुरू में 10% 20% जो बैंक के अलावा आपकी तरफ से जो सेल्फ फंडिंग होती है 20% की, वो प्लस में रजिस्ट्री, ये सब गायब हो जाएगा। आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा अगर आप ईएमआई नहीं दे पाए, और आपकी वो प्रॉपर्टी भी बैंक जब्त कर लेगा, फॉरफिट कर लेगा, और वो फिर उसको अपने आप से बेच देगा। तो कम से कम ये सब चीज़ें सोच विचार करके आप इस टाइप के कदम को उठाएं, और ये सोच करके कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे आपकी रेंटल इनकम इतनी हो जाएगी जितना कि आपकी ईएमआई,
ये तो आप ख्वाब में भी मत सोचना। कोई भी प्रॉपर्टी, लाइव एग्जाम्पल अपने आसपास के लोगों से लेना, कोई भी ऐसा आपको ऑनर नहीं मिलेगा जिसको कि उसकी प्रॉपर्टी से इतनी रेंटल इनकम आ रही हो जिससे कि उस प्रॉपर्टी की वो ईएमआई पूरी तरह से दे पा रहा हो। मैं 12 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूं, ऐसा एक भी ऑनर आज तक मेरे से नहीं टकराया जिसने मुझे ये कहा हो कि हाँ मैं इस रेंटल इनकम से अपनी ईएमआई पूरी तरह से पे कर देता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है जो इस टाइप की वीडियो बनाई जा रही हैं। ये तो एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा कुछ ख्वाब दिखाया जा रहा है। इसलिए इस टाइप की वीडियो को देख करके कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो आपकी ज़िंदगी परेशानियों से भर जाए, क्योंकि जब आप कोई प्रॉपर्टी ले लें और ईएमआई नहीं दे पाएंगे तो आपको रोज़ जब बैंक करके कॉल आते हैं कि आपकी ईएमआई नहीं गई है, तो जिस व्यक्ति पे ये लोन चल रहा हो उससे पूछना, या कोई भी लोन चल रहा हो और बैंक के उसके पास फ़ोन आ रहे हो जो ईएमआई नहीं दे पाने की वजह से एक क्रेडिट कार्ड की 10-20 हज़ार रुपए की पेमेंट पे तो बैंकर्स इतना परेशान कर देते हैं कि लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि आप पूछो ही मत। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन आप लोग सोच समझ के करें। कोई भी वीडियो या किसी के भी सुझाव में आकर के कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी हंसी खुशी की लाइफ में फालतू की टेंशन भर जाएं। प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है जो उससे आपकी लाइफ का कम से कम 15-20 साल इफेक्टेड होते हैं। मतलब आपका होम लोन जो चलता है या प्रॉपर्टी लोन चलता है कम से कम 15 से 20 साल या उससे भी प्लस का लोन होता है। तो आप ये सोच समझ के लें कि इतनी बड़ी टेंशन आप कितने सालों के लिए ले रहे हैं। तो ये डिसीजन आपका है कि आप क्या करें। मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने बनाई। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलना। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।